तो हम लगातार बजट पे चर्चा कर रहे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार जी टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे बड़ी कहानी इस बजट की यही है, मुझे आपसे ये जानना, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक स्लैब भी अनाउंस किया गया है जिसमें कि 3 लाख तक नो टैक्स, 3 से 6 के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15% और उसी तरह 20 और 30% है। इसका क्या मतलब है, लोगों को ये आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अभी तक क्या था, जो 2019 के बजट में जो न्यू टैक्स रिजीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें था कि आप करीब 70 के करीब डिडक्शन थी, आप उसको गिव अप कर दीजिए। वो डिडक्शन क्या थी? आपका HRA हो गया, LTA हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, या आप 80cc की 1,50,000 की डिडक्शन हो गई। अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती है, वो हो गई। या हाउसिंग इंटरेस्ट के लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन हो गई। अगर ये सब करीब 70 की डिडक्शन थी, अगर आप गिव अप कर देते हैं तो आप एक न्यू टैक्स रजीम में जा सकते हैं। जो उस न्यू टैक्स रजीम के रेट क्या थे, वो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 तक 5%, और 5 से 7.5 लाख तक 7.5%। तो 2.5 लाख की स्लैब बढ़ती जाती थी और 15 लाख तक ऐसी स्लैब बढ़ती थी, और जो टैक्स रेट था वो भी 2.5% बढ़ता जाता था। तो 15 लाख के ऊपर वो टैक्स का रेट 20% हो जाता था। तो उसका फायदा क्या था कि जैसे जो कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहा तो वो उसको ले सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई एक नौकरी पेशा या कोई एक जिसको कि नॉन टैक्स या नॉन फाइनेंस की बैकग्राउंड है, तो उसको बड़ा मुश्किल होता था कि मैं पुराने रजीम में जाऊं या नए रजीम में जाऊं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कि उसको नए टैक्स रजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पुरानी टैक्स स्लैब को नहीं देखा, मुझे बिल देखना पड़ेगा, मुझे लगा पुरानी टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया, जो न्यू टैक्स रजीम है लोग उसको चुने। तो उसके लिए कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। मतलब कि जो स्लैब है वो 2.5 लाख से 3 लाख होगी एक तो, और दूसरा जो 87A में एक रिबेट है। अभी वो क्या होता था कि अगर आपकी इनकम आज की डेट में 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो 5 लाख की सीमा उन्होंने 7 लाख कर दी। जो 87A की रिबेट है वो 12,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी। तो आज की डेट में अगर आप 7 लाख की आपकी इनकम है, आप कोई डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम नहीं करना चाहते तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी की स्लैब उन्होंने रेशनलाइज किया उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अब वो सोचिए कि एक मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, जो कि 80C की डिडक्शन वैसे ही मिल जाती है, क्योंकि अगर आपका हाउसिंग लोन है, आपकी प्रिंसिपल पेमेंट जा रही है, या 80C की डिडक्शन आप 1,50,000 ले सकते हैं। आपने NPS में रजिस्टर किया होगा 50, उसकी डिडक्शन मिलती है। आप HRA की डिडक्शन भी क्लेम करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करते हो। तो क्या उन सब डिडक्शन को क्लेम करने के बाद और इस नए रजीम में कंपेयर करने के बाद क्या 7 या 10 लाख वाले को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में इसको एनालाइज करके बता दूंगा। आपके पास आना चाहूंगा ये सवाल को लेकर, क्योंकि जब ये घोषणा की गई वित्त मंत्री की ओर से सबसे ज्यादा तालियां बजी इसी चीज को लेकर के, और उन्होंने खुद भी कहा कि आप सब जानना चाहते हैं, यही सुनना चाहते थे, इसलिए मैं आखिर में इस बात को घोषित कर रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ। लेकिन क्या वाकई इससे फायदा होगा? क्या ये फायदा ज्यादा करके जो न्यू रेजिम है उसके लिए नहीं है? क्योंकि लोग ज्यादा करके उसमें ऑप्ट नहीं कर रहे थे न्यू रेजिम को, लोग पुराने रेजिम में टिके हुए थे। नहीं, मैं आपको एक तो क्लियर कर दूं, डाटा जो पिछले साल ये न्यू रेजिम आई और पिछले साल पैराडाइम शिफ्ट हुई, बहुत लोग न्यू रेजिम में चले गए। जो लोग घर मकान नहीं ले रहे, जो लोग बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रखे, जिन्होंने बहुत इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ले रखी है, ऐसे बहुत लोग हैं भारत में, वो सारे लोग न्यू रेजिम की तरफ शिफ्ट कर गए थे। और अब जो बेनिफिट बढ़ा दिया गया, अब सारे मैक्सिमम लोग ही न्यू रेजिम की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 आपको बताता हूं, रिबेट जो ये 87A का है, इसका 2 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट मिला। सेकेंड, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पुराने रेजिम में था वो भी इसमें लागू कर दिया गया, उसका 50,000 का डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। तो पहले वो 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, ये 50,000 का और एक बेनिफिट मिलता है। तीसरा, आपके स्लैब्स कम कर दिए गए। हर स्लैब में आपको एक स्लैब को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया। तो मैं बोलता रहा हूं कि 15 लाख तक, जो 3 लाख से 15 लाख के बीच के हैं, या जो 7 लाख से 15 लाख के बीच में है, उनमें सबको टैक्स की भारी छूट है, बहुत भारी छूट है। फायदा ज्यादा है अभी न्यू में, ज्यादा फायदा मिलेगा न्यू में ज्यादा है, डेफिनेटली न्यू में ज्यादा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट, वो गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मकान के ले रखा, उसका लोन ले रखा है, जिन्होंने जितनी भी इंश्योरेंस की हाईएस्ट लिमिट है उतनी सारी चीजें डाल रखी है, ऐसे बहुत गिने चुने ओल्ड में रहेंगे, बाकी न्यू की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। एक सवाल में जी, सर, तीसरा सर एक चीज क्लियर कर दूं, और सुपर सरचार्ज, देखिए सुपर सरचार्ज कई बार लोग अलग अलग उसको बातें करते हैं, पर सुपर सरचार्ज बहुत बड़े जो 5 करोड़ से ऊपर के इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर में सुपर सरचार्ज लगता था और 42% टैक्स होता था। फायदा पहुंचा, 25% कर दिया भाई। उसके अंदर में जो सुपर सरचार्ज के ऊपर जो सेस है वो 37 से 25 हो गया, तो 12% का उनको भी फायदा पहुंचा है जी। तो अब एक सवाल मैं प्रवीण जी आपसे पूछना चाहता हूं, और कुछ ऐसी बात किया जाए जो कि शायद
सरकार को सुनने में अच्छी ना लगे, और वो बात ये है मनरेगा का बजट। हाँ जी। मनरेगा का बजट 2022-23 में 73,000 करोड़ था। ये रिवाइज हुआ, थोड़ा सा बढ़ा 2022-23 में, करीब 89,400 करोड़ हुआ। इस साल 2023-24 में ये 60,000 करोड़ पर आ गया। मतलब मनरेगा से बिल्कुल मन उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मन इसका इम्पैक्ट देखिए, ऑब्वियसली हम सभी ने ये देखा, और इस पे शायद एक आम सहमति होगी कि बहुत बड़े तबके के लिए वो एक लाइफ लाइन के तौर पे था, एक बहुत ही दुर्गम इस परिस्थिति में। और ये स्थिति जो है, ठीक है, उससे हम उबर से गए हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में जो ऐसा कोई सुधार तो हुआ नहीं कि आप कहेंगे इसको हटा दो या कम कर दो। अभी भी जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, कितने लोगों को मिलता है, उसमें कितने परिवारों को मिलता है? 10%, 15%, उसी के आसपास का आंकड़ा है। तो देखिए, जो सारी चर्चा अभी तक हुई और हम लोग जो सुनते रहे, पीपल फ्रेंडली या जो है सबके लिए अच्छा, आम जन के लिए अच्छा, हिंदुस्तान का बस 10% आम जन है क्या? बाकी 90% का क्या जी, होगा? अगर हम सोचें कि सरकार इस स्कीम को समाप्त करना चाहती है, इसका बिल्कुल वो नहीं करना चाहती, लेकिन रोजगार तो एक समस्या है ना, बेरोजगारी। अब सीएमआई के मैं सुबह डेटा देख रही थी, किस तरह से बिल्कुल राज्य स्तर पर और हमारे केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। तो उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि एक महंगाई और एक बेरोजगारी, इस बजट में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? मैं आप चारों से पूछना चाहूंगी, पहले आप बताइए। जी देखिए, जहां तक रोजगार के लिए है, लोग ये आशा लगाएंगे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है, इससे कुछ होगा। जैसा मैंने कहा कि उसमें उसकी संरचना को देखना बहुत जरूरी है। मेरा जो अभी तक जो चर्चा में बातें आई, उसके और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, कोई आज की बात तो है नहीं कि बहुत इजाफा हुआ उसमें, कई वर्षों से ये हो रहा था। रोजगार का उस पर क्या असर हो रहा है, रोजगार पे उसका क्या असर हो रहा है? अगर आप उसको देखिए, जैसे आपने सीएमआई कहा, पीएलएफएस के आंकड़े हैं, जितने सारे आंकड़े देखिए, इस पर एक आम सहमति सी है कि स्थिति जो है भयावह है, और उसके लिए क्या होना चाहिए था कि आपको रूरल रोजगार का जो एक प्रावधान है, उसको तो स्ट्रेंथन करना ही करना चाहिए था। डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मान लीजिए लोग ना मांगे। सरकार की तरफ से बोलूं कि भाई अमृत पीढ़ी की बात की उन्होंने, बस एक छोटी सी बात मैं कर दूं, उसमें मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी जो है, उसका इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी चिंता है हमारे देश के लिए। और आप एवरेज की बात कर रही थी ना, एजुकेटेड और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, 28% है। अलग अलग स्टेट्स में आंकड़े आपको बहुत भयावह से लगते हैं। हरियाणा में 37, लेकिन इसमें राजस्थान में 20। आमिरुल्लाह जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इसमें, ये जो बात कर रहे हैं प्रवीण सर, लेकिन वित्त मंत्री ने जो अपनी बात कही थी रोजगार के, शुरुआत में उन्होंने ईपीएफओ के आंकड़े गिनाए थे, और ये आंकड़े वो हैं जो सरकार हमेशा से पिछले 2-3 साल से लगातार हाईलाइट कर रही है, कह रही है कि ईपीएफओ के आप आंकड़े देखिए कि किस तरह से रोजगार का सृजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो एक तरफ ये बात भी हो रही है कि सरकार का दावा भी कि रोजगार बढ़ रहा है। देखिए, सरकार ने खुद कह दिया है, कल अगर आप आज देखें तो ईपीएफओ की बात हो रही थी, कल के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने खुद कहा है कि भाई ईपीएफओ के नंबर हैं वो कुछ मखसूस सेक्टर के लिए हैं, बाकी अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट तो घटता जा रहा है। तो ये तो सरकार के आंकड़े, ये कोई नए आंकड़े नहीं है, ये पीएलएफएस भी सरकार का आंकड़ा है, एनुअल पीएलएफएस भी उन्हीं का है, और इकोनॉमिक सर्वे भी है, और इकोनॉमिक सर्वे तो कल की है। तो ये बात तो तय है, और ये सरकार जानती है और कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मसला है। और निधि, वो जो बात कही आपने वो महत्वपूर्ण है कि इस बजट में अगर आप देखें, सारा बजट, अगर मैं सारी चीजें देखूं, तो मुझे वो जो 2 लोग होते हैं ना, गरीब और रूरल, उनका तो जिक्र ही नहीं नजर आता। नहीं राजेश जी, जैसे स्किल डेवलप, देखिए अमृत पीढ़ी की बात की और सुनने में अच्छा लगा, अमृत पीढ़ी की बात, जो शब्दावली है, अब स्किलिंग की बात की, 36 स्किल सेंटर्स पूरे बनेंगे, और उस पर जॉब क्रिएशन की बात भी कही। लेकिन आप भी समझते इकोनॉमी वो कितना होता हुआ दिख रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो रोजगार में बदले, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्किल का पिछले साल का आंकड़ा है 13 लाख लोगों को अगर मिलता है तो उसमें से 8 लाखों को नौकरी मिलती है। दूसरा, ईपीएफओ का भी अभी भाई साहब ने कहा कि वो कुछ ही लोगों के लिए, ईपीएफओ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं इनकी धारणा में गलत है। और दूसरा कह रहे हैं कि गरीब और रूरल के लिए, गरीब और रूरल के लिए कुछ नहीं हुआ। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, मकान,
सड़क ग्राम, ये जो 2020 से चालू किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर गरीब छोटे छोटे गांवों में सड़क बन रही है, वो भी रोजगार उत्पन्न कर रहा है। बजट की तो बात नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, हर बजट में आया है। तो ये बेसिकली कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जिसमें गैस दिया जा रहा है, जल से नल दिया जा रहा है, और उसके क्वांटिटी को अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत हेवी क्वांटिटी है, सब गरीबों के लिए ही है। और किसके लिए किया जा रहा है? लेकिन राजेश जी, ये चुनावी साल है, चुनाव का बजट माना जा रहा था कि लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, इसमें सरकार अपनी पूरी थैली को खोल देगी और जितने वोट बटोर सके बजट के माध्यम से उसकी पूरी कोशिश करेगी। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी बजट है? देखिए, चुनावी बजट कभी नहीं आया है। नहीं, ये तो मीडिया का अपना एक विश्लेषण होता है कि चुनावी बजट कभी नहीं आया। हर बार सबका ध्यान रखा गया, सबका विकास किया गया है कि रोजगार भी बढ़े, गरीबों को भी जो जो जरूरत की चीजें, मूल सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती थी भारत के अंदर में। आज भारत के अंदर हॉस्पिटल बड़े कम संख्या में थे, तब आयुष्मान भारत लाना पड़ा, कोई ऐसे नहीं लाना पड़ा। हेल्थ के बजट में क्या हुआ? कुछ नहीं, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ- दो तीन चीज हमें बता दी है। प्रवीण सर, आपसे बात शुरू करता हूं। इस बजट में जो है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन पे काफी कम सुना गया, ना के बराबर सुना गया। कृषि के बारे में भी बहुत कम लिखा है, इसमें मेंशन किया गया। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है 20 लाख करोड़ का है, एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा, ट्राइबल के लिए जरूर उन्होंने 15,000 करोड़ रखे हैं, और जो है 38,000 ट्राइबल टीचर होंगे, और नर्सिंग के लिए उन्होंने कही है। इस पे आप क्या? ये जो कुछ छोटी देखिए, कुछ भी है जो अच्छा है वो अच्छा है जी, उसमें मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, जहां तक फूड सब्सिडी पे है, ये घट गया 2.87 लाख करोड़ से 1.97 लाख करोड़। ठीक है, नरेगा पे संकेत ने पहले ही बता दिया कि 60,000 करोड़ पे पहुंच गए। NSAP, नेशनल सोशल एश्योरेंस वाला जो है, इस एट द सेम लेवल 9,636 करोड़। जल जीवन कृषि सिंचाई योजना पिछली बार बजट में 12,900 करोड़ था, इस बार वो घट के 10,700 करोड़। बिल्कुल, तो इसी ये जो लिस्ट जो आपके पास है, यही लिस्ट मेरे पास भी है। पीएम श्री योजना जो है उसके तहत वो एक 27,000 का पूरा विंडो था 5 साल का, उसमें से इस साल का एलोकेशन जो है वो 4,000 करोड़ है। पिछले साल 5400 करोड़। तो मिला जुला के अगर आप देखिएगा ना, जो कृषि को लेके, या जिसको आप कहते हैं कि तमाम जन कल्याण की योजनाएं हैं, और मेरे जन कल्याण में जो सिर्फ 10% नहीं है, मैं 90% पे ध्यान देता हूं, उनकी बात करना चाहता हूं। उनके लिए जो बिल्कुल कारगर स्कीम होते हैं, जो डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट करता है। श्री अन्न योजना शुरू हो रही है सर। अच्छा, ऐसे मैं रोकती हूँ, हापुड़ चलते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे चलिए। सहयोगी सौरभ वहां पर किसानों के साथ मौजूद है, आइए सीधे आपको। अच्छा, अभी जो आए नहीं है, अभी अच्छा। वो हापुड़ पहुंच रहे हैं। अच्छा, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप आएंगे, श्री योजना होगा। देखिए, ये नहीं, ये वो सब जो जो बातें हैं ना, वो तो मिलेट का मिलेट का है। मिलेट दिया है, को क्योंकि फोकस इंटरनेशनल मिलेट ईयर है करके 7 चीजों के बारे में उन्होंने लेकिन बात उसमें की। एक वहाँ आप जो बात कह रहे थे कि ये बजट कम कर दिया, तो आप जानते हैं कि जो पीएम अन्न योजना थी, जो कि कोरोना को लेकर के शुरू की गई थी, उसका चूंकि मर्जर किया गया, और ये तो घोषणा भी 3-4 महीने पहले कैबिनेट में हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर जब योजनाओं को मर्ज करेंगे तो बजट पे तो रिफ्लेक्शन दिखेगा। बात सही है, लेकिन ये बात पूरी इस तरह से आनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, उससे जो है जो एक्सपेंडिचर है उन लोगों का टोटल, उस पर क्या फर्क पड़ता है। जो अनाज अगर कम होगा तो भाई बाहर से तो आप खरीदेंगे ना, कहीं बाजार से, तो उस पे जो क्या होता है, जो टोटल ये है नहीं, इस पे जो एस्टिमेट्स है, जैसे आप लोगों ने शायद, संकेत ने शायद अरुण कुमार से बात की थी इस पे, ये कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा पॉवर्टी पे, सिर्फ इस वजह से कि उनका जो जेब खर्च अनाज लेने में कितना होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको इन सारी चीजों को तो देखना ही होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रैशनलाइजेशन ठीक है, आप मान लें कि चलिए अच्छी चीज है, 2 स्कीम्स से आपने उनको मिला दिया, एग्रीगेट में इंपैक्ट क्या होता है उसका, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना। और बाकी सारे हेड्स आप देखिए ना, जितने सारे हैं, मान लीजिए 20 बड़ी ऐसी योजनाएं जो आप कहेंगे कि जन कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, उसमें आप देखिए 2-3। तो क्या इसमें एक जो चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से हम लोग बात नहीं कर रहे, कि जो बजट घाटे को लेकर के उन्होंने बात की थी कि हम इसका टारगेट जो है धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि वो 2024-25 तक इसको और नीचे लेकर के आएंगे। तो आपको लगता है कि शायद ये भी एक कारण है कि हाथ खींच रही है सरकार कई जगह से? देखिए, दो चीजें हैं ना, कि आप या तो कहीं से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे,
अगर खर्चा बढ़ाना है, उसके बिना तो आप खर्चा बढ़ा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्या हो सकता है, वो संभावनाएं क्यों नहीं सरकार तलाशती हैं? तो राजेश जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि सरकार जो है वो लोक कल्याण के और जन कल्याण, जिसको कि बहुत बड़ा इलेक्शन प्लान सरकार का बताया जाता है कि ये लोक कल्याण की सरकार है, जन कल्याण की सरकार है। अभी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, उसके गेट के मेन गेट पे सबसे बड़े बड़े अक्षर में ये लिखा हुआ था। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो खर्चे सरकार कम कर रही है जन कल्याण सर खर्चे एक तो क्या है कि हम इस तरह भी नहीं लुटा सकते कि हमारी पाकिस्तान वाली हालत हो जाए, हमारी श्रीलंका वाली हालत हो जाए, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, ये देश का सोचते हैं हम, इलेक्शन का नहीं सोचते, ना हमने कभी सोचा है। ये जितनी भी चीजें हैं देश को लॉन्ग टर्म में ध्यान रखते हुए जिस तरह से हमको फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए, 6 से 5.9 और आगे 4.5 तक लाना है, तो वो हमने लगातार हमने उस चीज पे पहल करी है। दूसरी चीज है, बहुत लोक लुभावने चीजों की जगह पे, अब भाई साहब अभी जब कह रहे थे ये जो 80 करोड़ को जो देते हैं, दोनों को ऐड करके देख लीजिए, सामने सामने डाटा क्लियर है कि वो ज्यादा है पहले से। फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट करना चाहते हैं, 5.9 का टारगेट है। सर आप कुछ करना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा, अगर आप देखें इस बजट में एक सिल्वर लाइनिंग और थी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को उन्होंने जो किया है 7.5-10 लाख करोड़ कर दिया है, हाँ। वो भी कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि अब जितना इनमें पैसा जा रहा है, कहाँ खर्च होता है, सड़कें बनती हैं, कितना रोजगार जनरेट होगा, लेकिन सरकार ने जो पीछे उनकी जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि पुराने रजीम को और वर्सेस न्यू रजीम का, तो पुराना जो रजीम है अब किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगी, चाहे आपने 2 लाख की आपको हाउसिंग इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लीजिए, सेविंग इंटरेस्ट की 10,000 की डिडक्शन ले लीजिए, और इसके अलावा आप HRA की डिडक्शन भी लीजिए, आप सब डिडक्शन जितनी भी ले लीजिए, सब ले लीजिए, उसके बावजूद भी आपको नया टैक्स रजीम टैक्स की सेविंग देगा। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब सरकार आपको अपने इंश्योरेंस के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपको इंश्योरेंस लेना है, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी का इंश्योरेंस लेना है, तो वो जो लोग अपनी सेविंग अपने फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी के लिए जो करते हैं या प्रोविडेंट फंड में सेव करते हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव सब खत्म हो गया। इसका मतलब पैसे खर्च करें, सब पैसे खर्च करें, ताकि लोग खर्च करें तो कंजम्पशन बढ़े, कुछ उससे हो। शायद इस बजट में ये कोशिश है, लेकिन इससे पहले भी जो सरकार करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे लोगों को ये डिडक्शन से लोग झूठे क्लेम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो इनसे दूर होना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन के लिए एक अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कैसे इस यंग वर्किंग पॉपुलेशन को अपनी सोशल सिक्योरिटी कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज से 2030 के बाद या 2035-40 में जब ये लोग अपने उस एज में जब इनको सपोर्ट की जरूरत होगी, तो अपने लिए कैसे सेव करेंगे वो? तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सरकार को कुछ ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ लोग सेव करें। मेरा एक सवाल है, जैसे कि जिसको पेंशन नहीं है जिस नौकरियों में, वो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जिसके लिए पेंशन नहीं है, सरकारी पेंशन नहीं है, जिसके बाद जो एनपीएस वो कहाँ जाए फिर? तो वो अपना अनाज ले सरकार से, उसका तो सिंपल ही है, जब इनकम या टैक्स कहाँ से देंगे आप? आप तो ज्यादा इस डायरेक्शन में चले गए। लेकिन राजेश जी, क्या वाकई ये मकसद है सरकार का कि आप चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में लोग पैसा लगाएं, लोग अपना प्रोविडेंट फंड में लगाएं, लोग अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करें, और इसलिए लोग चाहते हैं कि न्यू रेजिम में सब चले? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, न्यू रेजिम में तो आपको शिफ्ट करना होगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन पूरे वर्ल्ड में है। हम इतने सारे डिडक्शन, इतने सारे वो कर नहीं सकते हैं। आज आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको सॉल्व करना। ये इतना सिंपल है कि आदमी को रिबेट मिल रही है, और जितने बेनिफिट है उससे ज्यादा बेनिफिट यहां दे दिया ना।